हाँ सर। लाइफ प्रोसेस। देखो, हाउ डू वी नो समथिंग इज अलाइव और नॉट? हमको कैसे पता चलेगा कोई चीज जिंदा है? तो द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया to decide whether something is alive or not is the movement। यानी कि कोई चीज मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी हम लोग पैदल चल रहा है या जो भी कर रहा है तो हम लोग जिंदा है। किसी दिन हम लोग मर गया तो हम लोग मूवमेंट नहीं रहेगा। तो देखो, एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रूविंग इज जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। जैसे कि प्लांट, क्या प्लांट मूव कर सकता है? वो खुद से नहीं चल सकता। बट यस, हवा हवा से जब लहराता तो मूव होता है। बट वो उसका क्राइटेरिया नहीं होगा जिंदा होने का। उसके जिंदा होने का क्राइटेरिया होगा क्या वो रेस्पायर कर रहा है, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो जिंदा है, नहीं कर रहा है तो वो जिंदा नहीं है। कोई डाउट? नहीं सर नहीं। तो वो होता है सेलुलर मूवमेंट। तुम बोल सकता है उस टाइप का मूवमेंट को बोलते हैं सेलुलर मूवमेंट या मोलिकुलर मूवमेंट। एक ही बात है। तो देखो, देयर इज अ कंट्रोवर्सी वेदर वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे कि कोरोना, वो सब लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये कंट्रोवर्सी है। कैसे? देखो, वायरसेस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जैसे कि टेबल्स में वायरस होता है नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों? मतलब नॉन लिविंग होता है। अगर टेबल गंदगी है तो उसमें वायरस है नहीं? बैक्टीरिया वायरसेस भी हो गए। पर रिपीट करना, वो ईयरपोर्ट्स हटाया था तो सुना ही नहीं दिया। हम बोला हम लोग का टेबल ये सब में वायरस है या नहीं? कैजुअल वायरस जो हम लोग को बुखार बीमार कर सकता है, हाँ ना? अगर क्लीन नहीं रखा होता तो है सर। होता है। अगर टेबल में वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या वो टेबल को खराब कर रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं कर कर रहा है, बिकॉज उस समय वो डेड है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसको कहीं से एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। पर जैसे ही वो हम लोग का बॉडी के अंदर जाता है, मान लो हम लोग टेबल को छुआ और किसी तरह से मुंह में लगाया, तो वो हम लोग का बॉडी के अंदर चला गया। तो जैसे ही हम लोग का बॉडी के अंदर चला गया, उसको हम लोग का सेलुलर एपरेटस से एनर्जी मिलना स्टार्ट हुआ, हैंस वो जिंदा हो गया। मतलब वो अब अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम लोग बोल नहीं सकता वायरसेस लिविंग है नॉन लिविंग, बिकॉज टेबल में पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग है, हम लोग का बॉडी में आ जाता है तो वो लिविंग बन जाता है। तो दे रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म एज दे लैक सेलुलर मेटाबॉलिज्म। उनके पास उनका खुद का सेल नहीं है, तो वो हम लोग का सेल पे जिंदा रहता है। कोई डाउट? डन। Other life processes. The processes performed by living organisms to maintain their life are called life processes. तो हम लोग का बॉडी जो भी फंक्शन कर रहा है, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन खा के मतलब उससे एनर्जी लेना हो या एक्सक्रीशन करना हो, ये सारा सारा काम, ये जो भी सारा प्रोसेसेस है, इसको मिल के बोलता है लाइफ प्रोसेसेस। So all living organism require energy to maintain life processes। और सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के हम लोग कोई काम नहीं कर सकता। इस वजह से ही हम लोग बाहर से खाना लेता है। तो दिस एनर्जी इज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि फूड का फॉर्म में, खाना का फॉर्म में हम लोग बाहर से ही एनर्जी लेते हैं। मोस्ट ऑफ दिस फूड आर कार्बन बेस्ड। हम लोग जितना भी फूड खा रहे हैं ऑलमोस्ट सब कार्बन बेस्ड है। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स। यानी कि अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीका से ये फूड को ऑब्टेन करता है। तो वही मिलने वाला है देखो। तो यूजुअली 4 भाग में डिवाइड किया। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में क्या आएगा? इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या आएगा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ट्रांसपिरेशन में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। हम लोग का बॉडी में हर एक सेल के पास ऑक्सीजन, फूड और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाया जाता है, तो इसको बोला ट्रांसपोर्टेशन। एंड फाइनली एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग का बॉडी से निकालना है। बट ये चारों चीज एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है पहले न्यूट्रिशन होगा फिर रेस्पिरेशन होगा, ऐसा नहीं है। ये चार साथ साथ काम कर रहा है। डन। तो ये 4 टॉपिक ये पूरा इस लाइफ प्रोसेस में, इस चैप्टर में। एक बार देख लो, यहाँ तक कोई डाउट भैया बस बुक में वो रेस्पिरेशन नहीं है क्यों? है? क्यों नहीं है? अच्छे से देखो, बिना रेस्पिरेशन के कैसे चलेगा लाइफ प्रोसेस? अच्छे से देखो, पहले न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। मिला या नहीं मिला?
लंग्स का फोटो दिख रहा है बुक में, पिक्चर लंग्स बनाया हुआ, हाँ हाँ और रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम ऑलमोस्ट पूरा बुक कवर कर लिया। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करना, डेफिनेटली एक बार रीड करना। देखो सॉरी, पानी पी लेते एक सेकंड। सर पहले हम लोग एनिमल का करें ना, फिर प्लांट्स का करेंगे ना। हाँ हम लोग ऑलमोस्ट एनिमल का ही पढ़ने वाला है, प्लांट्स का छोटा सा टॉपिक, मतलब मिक्स है इसमें, मिक्स्ड है, और या एनिमल्स का डिटेल में और कुछ नहीं। In single-celled organisms, no specific organ for taking in food or exchange of gases or removal of waste is needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि एमीबा, वो खुद एक ही सेल है, वो मल्टीपल सेल नहीं है। तो ये सेल का एंटायर सरफेस बाहर का सराउंडिंग के साथ टच में है, तो बाहर से डायरेक्टली अंदर लेता है और अंदर से डायरेक्टली बाहर छोड़ देता है। उसको कोई अलग से कोई ऑर्गन नहीं चाहिए ये सब काम करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग में लंग्स होता है सांस के लिए, स्टोमक होता है पेट के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डाइजेशन के लिए, वैसे इन लोगों को अलग से कोई ऑर्गन नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज इसका एंटायर सरफेस डायरेक्टली एनवायरमेंट सराउंडिंग के साथ टच में है, वो डायरेक्टली सराउंडिंग के साथ ही डील करता है, जो भी डील कर रहा है, कुछ भी लेना हो डायरेक्टली सराउंडिंग के साथ डील करता है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वाई, यही लिखना है तुमको आंसर। तो ये सिंपली डिफ्यूजन हो गया, से बाहर से ले लिया और बाहर पहुंच छोड़ दिया, ये जस्ट एक लेना देना हो गया। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस काफी है, पर मल्टी सेलुलर में ये काफी नहीं है, यानी कि हम लोगों में सिंपल डिफ्यूजन काफी नहीं है। क्यों? हम लोग का बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और हम लोग का बॉडी का सारा सेल्स और एनवायरमेंट के साथ टच में नहीं है, डायरेक्ट टच में, देखो, बिकॉज ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। हम लोग का अंदर बहुत, हम लोग का बॉडी के सारा सेल्स सराउंडिंग के साथ डायरेक्ट टच में नहीं है, इसीलिए हम लोग में अलग अलग ऑर्गन्स होता है जो एनर्जी बना के सेल तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ सेल तक पहुंचाया जाता है। तो यही कारण है कि सिंपल डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर में काम नहीं करेगा, पर यह सिंगल सेलुलर में काम करेगा। डन। तो सिंगल सेलुलर में क्यों काम करेगा? बिकॉज एंटायर सरफेस सराउंडिंग के टच में है। मल्टी सेलुलर में क्यों नहीं करेगा? बिकॉज एंटायर सरफेस सेल्स के टच में नहीं है। डाउट? नहीं। आई मीन सराउंडिंग के टच में नहीं है सर। तो ये था एक बेसिक स्टार्टिंग पार्ट, मेन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे 1 मार्क का ही आता है, ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने नहीं देता, सब 1 मार्क का ऊपर का है सब कुछ, या तो एमसीक्यू या 1 मार्क का। मेन यहाँ से देखो, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये फूड को लेना और उसका यूटिलाइज करना, उसका इस्तेमाल करना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो उसी को बोलता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? तो हम दो तरीके से लिखा है, तुम्हारा चॉइस है, कैसे भी याद कर लो। एक 2 पॉइंट में लिखा है और दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, देखो यहाँ 2 पॉइंट और यहाँ पैराग्राफ, एग्जाम में आता है, तुम जैसे भी लिखो तुम्हारा चॉइस है। हम पॉइंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ताकि लाइफ प्रोसेस मेंटेन करें। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन टिश्यू फॉर्मेशन दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग का बॉडी को ग्रो होना है, हम लोग बचपन से छोटा से बड़ा हुआ है, तो ऐसे तो हुआ नहीं, हम लोग को एनर्जी मिला है। तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? ताकि हम लोग का ग्रोथ हो, हम लोग का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कोई डेड सेल्स हो गया तो उसको रिप्लेस कर सके नया सेल के साथ, टिश्यू फॉर्म हो सके, इस वजह से हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए। तो ऑप्शन वाला और वाला में वही लिखा, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, replacement or repair of worn out cells, and it gives energy for different metabolic processes। तो तुमको जो आंसर दिमाग में बैठा है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही राइट है। डन। अल्टीमेटली ये बता रहा है कि एक न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, दूसरा टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, यही 2 पॉइंट है। पहला, हम लोग का लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, दूसरा टिश्यू फॉर्मेशन या रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, ये सब के लिए चाहिए, या ओवरऑल ग्रोथ के लिए चाहिए। डन। आगे बढ़े।
केसर, सर। रजनी, निशु, हाँ सर। सबको ठीक है हाँ ना? सर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हाउ डू लिविंग थिंग्स ऑब्टेन देयर फूड। ओके, इसमें क्या होगा देखो, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम लोग प्लांट्स प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के इस्तेमाल से कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। तो ये हो प्लांट्स का तरीका, ये हो गया प्लांट्स का तरीका। बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले अपने अंदर लेता है, उसको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एनर्जी के लिए यूज करता है। तो वही तरीका है। प्लांट्स क्या करता है, डायरेक्टली इनऑर्गेनिक सोर्स से लेता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। एंजाइम्स क्या होता है, दे आर द बायोकैटालिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इन ए सेल। तो एंजाइम्स क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन को फास्ट करता है। अगर तुम लोग को याद है चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स ऐड करता रहा ताकि कंडक्टिविटी बढ़े, यानी कि थोड़ा सा फास्ट पानी का डिकम्पोजिशन हो। तो वो क्यों किया, एसिड इसलिए ऐड किया ताकि फास्ट डिकम्पोजिशन हो, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में जल्दी से कन्वर्ट हो। तो इसलिए एसिड को ऐड किया था रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जहां पे ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स या बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बनाता है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का मदद से खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है। पर हम लोग क्या है, हम लोग तो हेटेरोट्रॉप्स है, हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। हम लोग प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉप्स में डिपेंडेंट, सॉरी, हम लोग ऑटोट्रॉप्स में डिपेंडेंट है, तो हम लोग खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। आगे मिलेगा ये टॉपिक। फोटोसिंथेसिस क्या, वही, it is a process by which autotrophs like plants prepare their own food using sunlight, carbon dioxide and water in presence of chlorophyll is called photosynthesis। यानी कि फोटोसिंथेसिस वही हो रहा है जो ऑटोट्रॉप्स खुद का खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives carbohydrates प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। बैलेंसिंग का हम ऐसे ही याद नहीं दिया था कि इस कार्बन में C6 है, इसको छोड़ के बाकी सब में 6 मल्टीप्लाई कर, हो गया बैलेंस्ड। नाउ एमसीक्यू पर्पस पे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स which are not used immediately are stored in the form of starch in plants। तो plants डेफिनेटली अगर कार्बोहाइड्रेट्स बनाए तो जरूरी थोड़ी है सारा का सारा एनर्जी इमीडिएटली इस्तेमाल करेगा। तो वो लोग क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर देता है स्टार्च का फॉर्म में। क्यों स्टोर करता है, ताकि रात को यूज कर सके। रात को तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो रात को उसको एनर्जी चाहिएगा, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगा, स्टार्च से मिलेगा। सिमिलरली हम लोग ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हम लोग ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी को स्टोर करता है। तो एमसीक्यू पर में आएगा, प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च, और एनिमल्स आई मीन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन। अब द इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू क्लोरोफिल। तो पहले क्या हो रहा है, सनलाइट से लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है क्लोरोफिल के थ्रू। दूसरा, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, स्प्लिट किया जा रहा है। एंड तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब CO2 को C6H6O6H12 बनाया जा रहा है, C6H12O6, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये 3 इवेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। ये 2 मार्क का आता है और इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में रह ही जाएगा ये क्वेश्चन रहता है। व्हाट आर द इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये ऑर्डर में लिखना 1 2 3, ओके। बट अब सवाल ये आता है, जिस ऑर्डर में हम ये लिखा है क्या उसी ऑर्डर में ये सारा इवेंट होगा, सवाल ये आता है। जैसे कि पहले लाइट एनर्जी क्लोरोफिल माने पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, फिर कन्वर्ट होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स होगा, क्या इसी ऑर्डर में होना जरूरी है। तो इसका एक एग्जांपल देखो, डेजर्ट प्लांट का। जो डेजर्ट प्लांट क्या करता है, देखो डेजर्ट प्लांट कहाँ पाया जाता है, राजस्थान जैसा एरिया, डेजर्ट जैसा एरिया, और डेजर्ट जैसा एरिया में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो पानी ऑब्वियस बात है अंडरग्राउंड वाटर से मिल रहा है। तो डेजर्ट प्लांट का रूट्स काफी नीचे तक जाता है, अंडरग्राउंड में, मतलब जमीन का काफी डेप्थ तक जाता है पानी के सर्च में। तो यानी कि उसको बहुत मुश्किल से ही पानी मिलता है।
तो इतना मुश्किल से मिला हुआ पानी को क्या वो इजीली रिलीज करना चाहेगा? अब देखो वहां टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो जैसे स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज होगा, तो उस एक्सचेंज के दौरान पानी भी रिलीज हो जाता है, जिसको बोलता है ट्रांसपीरेशन, जो मिलने वाला है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जिसमें पानी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ड्यूरिंग डे टाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा होगा स्टोमेटल पोर से, तो उसी दौरान पानी भी रिलीज हो जाएगा वाटर वेपर का फॉर्म में, जो डेजर्ट प्लांट बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से ये पानी मिला है। तो दिन में ये पानी का लॉस ना हो, इसलिए वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड दिन में नहीं लेके पहले ही रात को ले लिया जाता है। तो इस डेजर्ट प्लांट के एग्जांपल से हम बोल सकता है कि जो 3 स्टेप है जरूरी नहीं है जो उसी ऑर्डर में हो, ठीक है? तो यानी कि डेजर्ट प्लांट क्या करता है, पहले ही रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, वो दिन में नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। अगर दिन में लेना स्टार्ट कर दिया तो दिन में पानी का भी नुकसान होगा, मतलब उसको पानी उसका बॉडी से पानी भी रिलीज हो जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से पानी मिला है डेजर्ट जैसा एरिया में। तो उसका रूट्स जड़ काफी स्ट्रांग होता है, काफी नीचे तक होता है, तो तुम इजिली उखाड़ भी नहीं सकता डेजर्ट प्लांट को। ठीक है, देख लो कोई डाउट है तो। एक्टिविटी देखो, अच्छा क्रॉस सेक्शन ऑफ डायग्राम हम लास्ट में बता देगा जब उसमें आएगा। ये डायग्राम एग्जाम में आता है कभी कभी बनाने, हाई चांस है लेवलिंग आए, इसका लेवलिंग आता है, ये जब पीडीएफ में आएगा तो हम बता देगा। एक बार सुनाओ, एक्टिविटी 6.1 टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब किसी प्लांट में स्टार्च है वो कैसे पता लगाएगा? तो देखो, वेरीगेटेड लीफ मींस इट कंटेन्स ग्रीन एज वेल एज नॉन ग्रीन पार्ट। वेरीगेटेड का मतलब ये हुआ कि उसमें ग्रीन पार्ट भी है, नॉन ग्रीन पार्ट भी है। तो देखो, वी टेक ए पॉटेड प्लांट, एग्जांपल मनी प्लांट, एंड कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। अगर 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। तो फिर वो कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा? स्टार्च का। तो देखो, सो दैट ऑल द स्टार्च स्टोर्ड गेट्स यूज्ड अप। ये बाहर करने का नहीं है, आराम से बना के लिख सकते हो। तो 3 दिन तक, 3-4 दिन तक रखा, सच दैट जितना भी स्टार्च स्टोर है सब यूज हो जाए। उसके बाद देन वी कीप द प्लांट अंडर सनलाइट फॉर 6 hours टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। उसके बाद उसी प्लांट को हम लोग 6 घंटा के लिए बाहर रखा ताकि फोटोसिंथेसिस हो। अब 6 घंटा के बाद हम एक प्लग तोड़ा, एक लीफ तोड़ा, वी प्लक वन लीफ एंड मार्क द ग्रीन पार्ट ओनली। और उसमें जो भी ग्रीनिश पार्ट है उसको मार्क कर लिया। ये पता है, तो जो भी ग्रीनिश पार्ट था उसको जस्ट मार्क कर लिया। एंड देन इट इज डिप्ड इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। तो एक बीकर लिया जिसमें अल्कोहल है, उसमें डिप किया, मैंने डुबा दिया। तो ऐसे इसमें अल्कोहल है तो इसमें उस पत्ता को डुबा दिया। दिस बीकर इज देन बॉइल्ड इन ए वाटर बाथ। अब याद रखना, डायरेक्टली बॉईल नहीं किया गया। देखो, अल्कोहल को डायरेक्ट बॉईल नहीं करके इस अल्कोहल को पानी का ऊपर रखा गया है। पानी बॉईल हो रहा है, उससे ये अल्कोहल बॉईल हो रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज अल्कोहल में बहुत जल्दी आग लग जाता है, अल्कोहल में बहुत जल्दी आग लग जाता है। तो देखो, दिस बीकर इज देन बॉइल्ड इन ए वाटर बाथ, यानी कि पहले अल्कोहल में पत्ता लिया, फिर उस अल्कोहल को डायरेक्टली बॉईल नहीं किया, किसमें किया? पानी में बॉईल किया, यानी कि पानी को बॉईल कर रहा है, उस पानी के थ्रू वो अल्कोहल गर्म हो रहा है। डन। तो ड्यू टू बॉइलिंग सेल वॉल ब्रेक्स, यानी कि पत्ता का सेल वॉल टूट जाता है, which washes the chlorophyll into solution. Hence leaf becomes colorless and solution becomes greenish. यानी कि ये जो सॉल्यूशन था ये पूरा ग्रीन कलर हो जाता है और लीफ हो जाता है कलरलेस, बिकॉज सारा का सारा क्लोरोफिल सॉल्यूशन मिक्स हो गया। नाउ when we dip this colorless leaf in iodine solution, अब इसी colorless leaf को लेगा और iodine solution डुबाएगा, तो we see that only the green part of the leaf turns blue। यानी कि जो ग्रीन वाला पार्ट था, जो ग्रीन वाला पार्ट था खाली वही ब्लू हुआ है। ऐसा इसीलिए हुआ है बिकॉज उस ग्रीन वाला पार्ट में स्टार्च था। तो ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि लीफ में स्टार्च होता है। तो ग्रीन वाला पार्ट क्यों ब्लू हुआ? तो वी ऑब्जर्व दैट only green parts of the leaf turns bluish. It is due to the presence of chlorophyll in green plants which carry out photosynthesis to produce starch. तो thus chlorophyll is essential for photosynthesis। तो ये हम लोग स्टार्च का प्रेजेंस बता रहा है और यही एक्टिविटी ये भी बता रहा है कि क्लोरोफिल क्यों चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और बाद में स्टार्च का फॉर्म एनर्जी स्टोर करता है। तो स्टार्च प्रेजेंट है कैसे पता चला? हम लोग देखा जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू टर्न हो गया ड्यू टू आयोडीन सॉल्यूशन। तो वो ग्रीन पार्ट ही बता रहा है कि उसमें स्टार्च है, जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं। डन, यही एक्टिविटी है। हालांकि एक्टिविटी लिखने आया नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है। 5 मार्क का बहुत पहले एक्टिविटी देता था, आजकल नहीं देता है एक्टिविटी।
तो इससे रिलेटेड कोई केस स्टडीज बना दे, कम चांस है, बट ना के बराबर चांस ना ही आए एक्टिविटी, बट फिर भी करने में क्या जाता है, बाई चांस डाल दे तो रिस्क नहीं ले सकता। तो एक बार देखो एक्टिविटी में कोई डाउट? किसी को भी? भैया अगर ये शॉर्ट आएगा तो बस वो लास्ट वाला पार्ट लिखने से हो जाएगा क्या? हाँ, तो 2 मार्क में 2 मार्क आता है तो सीधा लिखना। जब हम लोग देखो 2 मार्क आएगा तो सीधा ऑब्जर्वेशन ही पूछेगा, पूरा ये डिटेल नहीं लिखना है। और 5 मार्क आता है तो तुमको डिटेल लिखना पड़ेगा एक्टिविटी डेफिनेटली, बट वो इसको 2 मार्क में देने का चांस कम ही है, बिकॉज 2 मार्क में फिर पूछेगा ही क्या इसमें। अगर पूछता हाउ डू वी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तब लास्ट वाला पार्ट लिख देना आयोडीन का मदद से लेकर, ठीक है। स्टोमाटा का फिगर कैसा होता है, किसी को मालूम है? ऐसा होता है ना, हम बुक खोल सर हाँ प्रोसेस लास्ट टाइम पीडीएफ। ये देखो स्टोमाटा, ये क्या ओपन स्टोमेटल पोर, ये क्या क्लोज स्टोमेटल पोर। तो स्टोमाटा क्या करता है? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैस भी होता है इससे, ठीक है। तो इसमें पानी भी वाटर वेपर फॉर्म में निकलता है और एक्सचेंज ऑफ गैस भी होता है स्टोमेटल पोर से। तो ये साइड वाला हो गया गार्ड सेल, ये ग्रीन वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, और बीच वाला हो गया स्टोमेटल पोर। लेवलिंग में एग्जाम में दे सकता है, फिगर भी आ सकता है ना एग्जाम में, कम चांस, यूजुअली लेवलिंग ही ज्यादा देता है, पर हाँ डेफिनेटली आ सकता है, पर कम चांस है। तो स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। उनका फंक्शन क्या है? मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू दीस पोर्स। एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो occurs through stems, leaves और roots। रूट्स और स्टेम से भी होता है। So plants closes these pores when carbon dioxide is not required। क्यों? ताकि to prevent loss of excess water during transpiration। अगर ये पोर खुला रहा तो पानी बार बार रिलीज होते रहेगा, तो ये एक्सेस वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन की वजह से, इसलिए प्लांट्स उस पोर्स को बंद कर देता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। तो ये स्टोमेटल पोर क्लोज होगा या ओपन होगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल। दैट मींस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो एग्जाम पूछता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, नीचे लिख दिया मैंने। The opening and closing of stomata is controlled by guard cells। The guard cells swells when water flows into them, causing the pores to open। अच्छा, हम तुमको एक एग्जांपल इसका देता है। जब पानी को जब कपड़ा को पानी में भिगोता है क्या होता है? सर कपड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेता एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, नहीं फूल जाता है? हाँ हाँ है ना। तो वही कहानी है इसमें भी, देखो जब पानी आता है तो गार्ड सेल क्या करता है? स्वेल हो जाता है पानी को एब्जॉर्ब करके, जिस वजह से वो पोर ओपन हो जाता है। और सिमिलरली पोर बंद हो जाता है जब वो गार्ड सेल श्रिंक होता है। तो वही कहानी है, श्रिंक मतलब जैसे कपड़ा को निचोड़ दिया तो पानी सारा निकल गया, और जैसे कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब करता है तो कपड़ा फूल जाता है, वही कहानी। तो वही लिखा है द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोस इनटू देम, कॉजिंग द पोर टू ओपन। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। खत्म, डन। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 6.2, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी 5 मार्क में एग्जाम में आया है। देखो वी टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ए एंड बी, 2 प्लांट ए एंड बी, और दोनों को डार्क रूम में रखा फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च स्टोर्ड यूज्ड अप। तो जितना भी स्टार्च है यूज हो चुका। कोई डाउट? पहला पॉइंट सेम है। नाउ अगेन बोथ द प्लांट्स आर केप्ट अंडर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। पर क्राइटेरिया क्या किया है? एक प्लांट में KOH रख दिया, दूसरा में नहीं रखा। एक प्लांट में क्या रखा? KOH, पोटेशियम वाला स्क्रीन दिखा रहे हैं। ओ सॉरी, बोलो सॉरी, ये गार्ड सेल का था, ये एक्टिविटी 6.2। फिर से बोलता रहो, बोल दिया करो हमको। हाँ से वी टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ए एंड बी, और उसको डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए। क्यों रखा? ताकि ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। तो वही दोनों प्लांट को 3 दिन बाद फोटोसिंथेसिस के लिए धूप में रखा। पर इस बार क्राइटेरिया क्या किया?
एक प्लांट में KOH रखा, दूसरा प्लांट में नहीं रखा, और दोनों को बेल जार से ढक दिया पूरा कंप्लीटली। अब देखो, we pluck a leaf from each plant to check the presence of starch first by dipping it in an alcohol solution and then boiling it in water bath। तो इस बार देखो इसको डायरेक्ट लिखा, इस पार्ट को डिटेल में नहीं लिखा, इस बार इस पार्ट को डिटेल में नहीं लिखा। तो तुम ये पार्ट का इस्तेमाल कर सकता है एक्टिविटी 6.1 को लिखने के लिए, तो तुम्हारा बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, नाउ वी अगेन डिप द बॉइल्ड लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेगा, द लीफ ऑफ प्लांट बी टर्न्स ब्लू इन कलर, इसका पत्ता ब्लू कलर हो जाता है, शोइंग दैट इसमें स्टार्च है। पर प्लांट ए का पत्ता ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसमें बता रहा है इसमें स्टार्च नहीं है। अब बता सकेगा ऐसा क्यों, प्लांट में ऐसा क्या हो गया कि इसमें स्टार्च फॉर्म ही नहीं हुआ। अगर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तुम देख सकता है KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, यहाँ जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था KOH सारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसके साथ रिएक्ट कर लिया। ये चैप्टर 1 ही है केमिस्ट्री का। KOH प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बन गया, OH से वाटर बन गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके क्या फॉर्म किया, पोटेशियम कार्बोनेट। तो सिंस सारा कार्बन डाइऑक्साइड KOH ऑब्जर्व कर गया, तो प्लांट ए में कोई फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, प्लांट ए में कोई फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, हेंस नो स्टार्च इज फॉर्म। तो इससे ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। कोई डाउट, सबको क्लियर है? तो एक्टिविटी समझ के रखो, एग्जाम में आएगा बना के लिख देना। हाई चांस है नहीं आएगा, नहीं आता है, बहुत कम चांस है ये एक्टिविटी आने का। छोटा छोटा एक्टिविटी आता है, बड़ा बड़ा नहीं आता है। तो देखो, प्लांट बी शोज, ये हम गलत लिख दिया, हाँ, प्लांट ए शोज नो चेंज इन कलर as it do not have any starch left because KOH absorbs CO2, वही लिखा। However, why KOH absorbs CO2? Potassium being highly reactive metal react with CO2 to form KCO3 and water, लिखी दिया। तो alcohol is highly inflammable solution, so it will catch fire if we heat the beaker containing alcohol directly। हम वही बोला कि हम लोग क्यों वाटर बाथ के साथ हीट करता है, बिकॉज डायरेक्टली हीट करेगा तो अल्कोहल में इजीली आग लग जाएगा। सो टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट वी यूज वाटर बाथ टू हीट अल्कोहल सॉल्यूशन। कोई डाउट? डन? तो रॉ मटेरियल्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, 2 मार्क का आता है, सीधा लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इतना डिटेल नहीं बताना है, हम बस डिटेल इसलिए बताया अगर बाई चांस ज्यादा मार्क्स का दे तो पहला रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। दूसरा है वाटर, प्लांट को वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से, बाय सिंपल फिजिकल फोर्स लाइक ट्रांसपिरेशन पूल और रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पूल और रूट प्रेशर क्या आगे जाके मिल जाएगा, टेंशन मत। सनलाइट, हम लोग ऑब्वियस बात है, सनलाइट से एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, तो प्लांट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय क्लोरोफिल। एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी हम लोगों को सॉइल से ही मिलता है। जब प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसी दौरान ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। कोई डाउट? डन? एक बार देख लो यहाँ तक कोई डाउट है तो। कभी कभी बायो पढ़ाना बहुत बोरिंग हो जाता है, इतना तक देख लो, कोई डाउट है तो। नहीं है सर, हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस का आज यहाँ तक ही रखेगा, हेटेरोटॉपिक नेक्स्ट क्लास देखेगा, इजी है, टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से डाइजेशन खत्म करके देगा पूरा, हाँ, नेक्स्ट क्लास से डाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन? तो किसी को डाउट है तो पूछो। हाँ सर। कोई टाइम अभी भी है सॉल्यूशन, ऐसा नहीं 10 मिनट है, पर डाउट है तो पूछ सकता है। सर वैसे टेस्ट का पेपर चेक हुआ क्या, बोथ साइंस एंड सोशल? नहीं, आधा आधा चेक हुआ है, आराम से। ठीक है सर, हम भेज देगा चेक करके, किसी किसी का तो हो ही गया, हम देखते PDF फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ तक देखो, किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट नहीं है तो लीव कर सकता है।